आई एम सॉरी बट ये वीडियो इससे तो छोटा बना नहीं पाया मैं, तो मैं वीडियो के शुरुआत में बता दूं कि बहुत लंबा है, तो जब टाइम होगा तभी देखना। मैं सब टाइटल्स भी नहीं लगा पा रहा हूँ बहुत मेहनत है, जितना कर दिया उतना ही शेयर कर रहा हूँ अभी के लिए। तो जो रियली इंटरेस्टेड हैं वो समझेंगे जब वीडियो देखेंगे कि इतना लंबा क्यों बना है, और बाकी जो नहीं उतना इंटरेस्टेड है वो अभी तक जितना देख चुके हैं आई थिंक उससे उन्हें समझेगा तो कि क्या पॉसिबल है। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं अगर वो एंड तक देखेंगे तो उन्हें समझेगा कि मेरी जर्नी में क्या क्या चीज़ें की मैंने और कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। फ्रेंड्स, तो ये मेरे बारे में है, ये मेरी जर्नी है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं सब लोगों को लगता है कि ये बहुत ही खुश रहता है, हंसता रहता है, जोक मारता है, एंड ऑब्वियसली वो सब चीज़ें ट्रू हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं यूएस चला गया था पढ़ाई करने अपनी, और धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती गई लाइफ में मेरे पर्सनली, और स्लोली मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कब, बट मैंने अपने आप के ऊपर ट्रैक रखना छोड़ दिया और फोकस चला गया था मेरा खुद पर से। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था और पता नहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था। लगता था कि वो चीज़ ख़रीदने के पैसे हो जाएंगे या इतने पैसे हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे तो खुशी आ जाएगी, और फोकस ही उन चीज़ों में रहता था हमेशा। और कभी मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ। कंपनी में जहाँ मैं काम करता था सिस्को, वहाँ हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप भी होता था। उस हेल्थ चेकअप में हमेशा, मतलब वहाँ जाने में भी मन नहीं करता था, और वहाँ पहुँच के लिटरली एवरी टाइम एक ही फीलिंग रहती थी कि ये फिर मेरे को अलग कमरे में ले जाएंगे और फिर लेक्चर देंगे कि तू अपनी हेल्थ का कुछ कर, ना। तो शुरुआत इतनी ख़राब हालत थी नहीं जब मैंने सिस्को ज्वाइन किया था। तो सिस्को ज्वाइन किया था तो इतनी ख़राब हालत थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे और वो क्या होता था कि वो हर साल में एक बार होता था, और मैं दोस्तों के साथ खेलता कूदता रहता था। और हमारे कंपनीज़ में यूएस में एटलीस्ट, या मे बी मेरे पे ज़्यादा ब्लेम है वो, कि कुछ भी कपड़े पहन के पहुंच जाता था। जिस चीज़ में कंफर्ट लगता था ढीले कपड़े पहन के ऑफिस भी चला जाता था। कई बार मैं बॉम्बे में भी हफ्तों हफ्तों महीने महीने ऑफिस गया हूँ। कभी रियलाइज़ नहीं होता था कि क्यों करता था मैं वो, एक्टिवली नहीं सोचता था मैं। धीरे धीरे लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि क्यों करता था मैं वो। तो एनीवेज, लेकिन धीरे धीरे मेरी, तो जब मैं इंडिया से निकला था यूएस के लिए, तो मेरा वज़न हुआ होगा कुछ अराउंड 90-95 kgs, एंड एट द पीक ऑफ माई वेट इन यूएस मेरा वज़न ऑलमोस्ट 140 kgs हो गया था। तो लेकिन वो कब 90-95 से 140 हुआ, आई थिंक मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया। जैसा मैं आज दिखता हूँ मुझे लगता है, मुझे अभी भी, मैं वो फ़ोटो देख के, पुराने फ़ोटो देख के मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं कैसा कि मैं ऐसा दिखता था पहले। मुझे लगता है कि मैं जैसा अभी दिखता हूँ वैसा ही जब 140 किलो वज़न था तब भी ऐसा ही दिखता था। लेकिन चेंज क्या हुआ मेरे लाइफ में कि मेरी बेटी पैदा हुई, एंड आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली लोगों के यहाँ जब बच्चे हो जाते हैं तो इस तरह की कोई कहानी आ जाती है उनकी लाइफ में, वो कोई ना कोई बात को लेके सीरियस हो जाते हैं। तो मैं उसको देख के मुझे हमेशा लगता था कि यार इसके साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ। तो हम बहुत मस्ती करते थे, लेकिन उसके साथ मस्ती करने में बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाता था। मैं ज़मीन पे नहीं बैठ के उसे गोद में बैठा पाता था। गाड़ी चला के जाता थे हम लोग, तो एक वो लीवर होता है नीचे कोई भी ड्राइवर सीट के बाजू में, जहाँ आप पुल करते हो और पीछे डिग्गी खुल जाती है, वो भी मैं बंद दरवाजे में, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता था और फिर झुक के वो खोलना पड़ता था। नहीं तो मैं गाड़ी बंद करता था, इग्निशन की चाबी बाहर निकालता था और फिर अनलॉक करता था। ये बेसिक, या फिर जैसे फ़्लाइट में बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लग रही है, उसको खींच के लगाना पड़ता था। एक बार एक्सटेंशन भी मांगने की सोची थी, लेकिन फिर कैसे भी करके मैंने खींच के लगा ली थी। तो ये सब रहता था। लेकिन बेटी के साथ जब मैं टाइम बिताने लगा, उसके साथ खेलने लगा, तो मुझे रियलाइज़ होने लगा था कि इसके साथ अगर मुझे ज़्यादा ज़िंदगी बितानी है तो जो करंट लाइफ चल रही है मेरी, उसके बेसिस पे तो नहीं होने वाला ये, मैं एक ना एक दिन मर जाऊँगा।
प्लस ऊपर से ऐसे भी होने लगा था कि वज़न तो आउट ऑफ कंट्रोल जाने ही लगा था, लेकिन शुगर लेवल भी बहुत बढ़ने लगी थी मेरी। एट वन पॉइंट मेरा शुगर लेवल, मुझे याद है, रिपोर्ट नहीं है मेरे पास इसलिए मैं वीडियो में डाल नहीं पाया, लेकिन मेरी शुगर लेवल 9.8 हो गई थी। A1C जो होता है 3 महीने का एवरेज होता है, कुछ तो कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर्स बताएंगे। तो 9.8 हो गई थी वो, और मेरे तो कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी वो। और डॉक्टर लोगों ने दवाई दी थी, 5 मेटफॉर्मिन की गोली खाता था मैं एवरी डे। पूरे दिन में 5 गोली खानी पड़ती थी, लेकिन उससे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं उसमें भी, मेरा मोटिवेशन जा चुका था। मैंने और भी अपना एक एक्यूपंक्चरिस्ट ज्वाइन की थी, वो भी कुछ बताती रहती थी कि ये सप्लीमेंट ले, वो सप्लीमेंट ले। उनसे भी मैंने ट्राई किया था, कुछ चेंज नहीं हुआ था। मतलब 3-4 साल मैंने ढंग से स्ट्रगल किया था बेटी के होने से पहले से ही। फिर बाद में क्या हुआ कि अराउंड जून 2019 में मुझे किडनी स्टोन हुआ, और एक दिन ऑल ऑफ अ सडन पेन हुआ किडनी स्टोन का। मुझे पता नहीं था कि मुझे किडनी स्टोन है, लेकिन पेन हुआ, और मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम क्या थी। तो इतने पेन में मेरे को लगा मैं गया, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके कुछ दिन पहले तक ना, मुझे फील होने लगा था कि अब मैं डिप्रेशन में जाने लगा। और घर में कोई भी थोड़ा भी स्ट्रेस होता था तो मैं बाहर जाके फिर रात को 12 बजे ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा खा रहा हूँ। यूएस में कभी कभी चिकन विंग्स खा रहा हूँ, मतलब, और ऐसे नहीं 5, 7, 8, मतलब 40 वाला प्लेटर आता है यूएस में, लार्ज बोलते हैं उसे। वहाँ बफेलो वाइल्ड विंग्स करके एक जगह है, वहाँ जाके ऐसे 40 विंग्स खाता था रात के 12 बजे। और ये तब है जब 9 बजे मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया होता था, डिनर हो गया होता था, और फिर रात को 12 बजे कुछ स्ट्रेस है घर में, और मैं उठ के जाके वो खाता था। और विंग्स खाने के बाद फिर मैं केक भी खाता था वहीं बैठ के, डेजर्ट भी ऑर्डर करते थे हम, सब कुछ। दोस्त मेरे खाते भी नहीं थे, तो उन लोगों को मैं गुस्सा भी करता था कि क्या यार, तुम्हारे साथ बैठो और तुम खाते भी नहीं हो, मेरा मन नहीं करता तुम लोगों के साथ बैठने का। लेकिन जब भी मैं खाता था और लौटता था तो मुझे बीमार जैसा फील होता था, और मुझे लगता था कि यार मैं मर जाऊंगा, एक और बाइट और मैं मर जाऊंगा। और मैं घर आके फिर अपनी वाइफ को बोलता भी था कि मुझे अब स्ट्रेस नहीं झेला जा रहा है, और विद एवरी बाइट मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा। बट उसको लगता था कि पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है इसने। वो हेल्प करने का ट्राई करती थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं भी उस टाइम समझ पा रहा था कि सोल्यूशन क्या है। और फिर यही चलता रहा। तो जब किडनी स्टोन हुआ मुझे, तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, और मुझे तो लगा मैं मरा। तो मैं डॉक्टर से लिटरली पूछ रहा था कि मैं मर जाऊंगा क्या। तो वो देख के मेरे को थोड़ा ग्रिन किया, उसने स्माइल किया, बोली नहीं नहीं किडनी स्टोन है। और फिर यूएस में क्या होता है कि डॉक्टर आपको हाथ नहीं लगाते हैं। उसने मुझे इमरजेंसी रूम भेज दिया, इमरजेंसी रूम वाले ने दवाई दी और इंजेक्शन दिया, और घर भेज दिया कि थोड़ी देर बाद पेन चला जाएगा। तो पेन जब चला गया, 2 घंटे या 3 घंटे में इमरजेंसी रूम में भी पेन में रहा था। उसके बाद में जब उसने इंजेक्शन दिया और मैं घर चला गया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं मरा तो नहीं, लेकिन अब मैं मर जाऊंगा अगर ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती रही तो फिर मैंने फाइनली मैंने अपनी बीवी की सुनी। उसने कहा कि एक ट्रेडमिल खरीदते हैं। तो मुझे था यार, अगर करना ही है ना तो अब इसे ढंग से करना है। कोई वो एक्चुअली वो कह रही थी जिम चले जाओ। मैंने कहा था कि नहीं नहीं, जिम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि जिम में बहुत बार कर चुका था, और बहुत बार मैं एक्सक्यूजेस दे चुका था जिम के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, या जाता था तो दोस्तों को भी बुला लेता था, और वहाँ फिर गप्पे लड़ाते थे हम। इवेंचुअली मैं समझ गया था कि जिम मेरे लिए नहीं है। तो मैंने उसे कहा था कि मैं घर में ही जिम बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कन्विंस किया कि एक ट्रेडमिल खरीदते हैं और गैराज में रखेंगे, एंड शी वॉज फाइन विद इट। तो हम लोगों ने ट्रेडमिल ढूंढे बे एरिया में। इवेंचुअली मुझे लगा कि मेरे पास एक ट्रेडमिल का प्रायर एक्सपीरियंस भी रहा था। इंडिया में जब मैं था तो मैं जिम में जाता था और ट्रेडमिल पे दौड़ता था, तो मुझे पता था कि मुझे किस टाइप की ट्रेडमिल अच्छी लगती है, जिसकी थोड़ा स्टर्डी हो, उसकी बेल्ट जो है रनिंग बेल्ट वो थोड़ी वाइड हो और लॉन्ग हो काफ़ी। तो जो मैक्सिमम डायमेंशन की रनिंग बेल्ट वाली ट्रेडमिल थी मुझे वही चाहिए थी, और वो हमने ढूंढी, काफ़ी अच्छी अच्छी हमें दिखी। एक दिखी मुझे जिसमें जो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ऑलमोस्ट $6000 की थी, लेकिन उसमें लाइफ टाइम कवरेज भी था, वारंटी। तो मुझे लगा कि लेनी तो ऐसी है जिसमें कभी फंसूंगा नहीं मैं।
ख़राब होगी, बुलाएंगे टेक्नीशियन को, फिक्स करेगा, जो भी उसका लेबर कॉस्ट होगा वो हम देंगे, और अगर पार्ट्स होगा तो कंपनी कवर करेगी। तो ये ट्रेडमिल हमने ख़रीदी, और इसी टाइम पे ख़रीदने का डिसीजन लिया मैंने, एक्चुअली ख़रीदी भी नहीं थी। और इसी टाइम पे फिर वाइफ ने बोला कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है हैदराबाद में, उससे बात कर ले और उसकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ पियानो टीचर है और उसके एक स्टूडेंट के पापा ने कुछ ऐसे 10-15 किलो वज़न कम किया था। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है ना, मुझे पता है, मुझे बस इतना बताया गया था कि उसके पापा ने किया है और वो हेल्प कर सकती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, उससे बात करते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई प्रॉब्लम है और आपको फिक्स करनी है, तो मेरे साथ वो एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली मेरे किडनी स्टोन एपिसोड के बाद थोड़ा इजीली आ चुका था। मैं उस पॉइंट पे कि अब मुझे कुछ फिक्स करना है, और ऑब्वियसली मेरा वज़न और वो सब मुझे फिर रियलाइज़ हो चुका था। तो मैं उससे पहले कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता था। जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं अभी भी पहले के फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं ऐसा ही दिखता था जैसे अब दिखता हूँ। तो तब भी मुझे लगता था कि मैं दिखता ऐसे ही हूँ, एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता था। मे बी मैं अपने आप को देखता ही नहीं था, या आई डोंट नो। अब मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता है, बट कोई भी इस तरह का काम करने से पहले, कोई भी प्रॉब्लम फिक्स करने से पहले, लोग कहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्ट आप तभी करते हो जब आप रियलाइज़ करो कि कोई प्रॉब्लम है, और एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे ना आप, तो वो आपको भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप जो इधर उधर अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते हो वो ख़त्म हो जाएगा, और आप अपने आप को बिल्कुल भी लीवे नहीं दोगे। तो हमेशा एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने, जैसे मेरे केस में था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को वेट प्रॉब्लम है, मेरे को ग्लूकोज प्रॉब्लम है। तो ये सब मैं पहले घर वालों से सबसे छुपाता था, मैं डिस्कस भी नहीं करता था। तो मैंने, लेकिन फिर जब एक्सेप्ट किया तो सबसे पहले मैंने आके घर पे बता दिया था कि मेरा वज़न 135-140 किलो था उस पॉइंट पे। दिस इज़ अराउंड सितंबर 2019, तो अगस्त 2019। तो मैंने घर वालों को बता दिया था कि मेरा वेट 135 है। तब तक घर वालों को लगता था मे बी 105-110 किलो है, और हमारे घर में सभी मोटे खाते पीते परिवार के सो कॉल्ड थे, तो सबको लगता था ये भी वैसे ही है, ठीक है 105-110 किलो तक होगा इसका। लेकिन मैंने जब बताया 135 है, तो मेरे अंदर से वो भार कम हो गया था। और फिर मैं अपना ब्लड रिपोर्ट भी बहुत छुपाता था सबसे। मैं कभी अपनी बीवी को दिखाता नहीं था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल क्या है या ग्लूकोज क्या है, कुछ भी नहीं बताता था मैं। उस दिन मैंने अपनी बीवी को भी बताया, और उसने जो न्यूट्रिशनिस्ट ढूंढी थी हमने उसको भी क्लियरली बताया, और मैंने एक्सेप्ट किया कि ये प्रॉब्लम है। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो उससे एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जो डैड है मेरे, उनको भी ग्लूकोज की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कुछ ओजस के कैम्प कर रखे थे। तो उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है, इसका इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने जब उन्हें बताया था कि मेरा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 200 के ऊपर है और A1C 9.8, तो उनका कहना था कि नहीं, ये तो फिक्स हो जाएगा, तुझे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करनी है। तो जो एक्सेप्टेंस का स्टेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपको फिर दिखने लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ और हेल्प आना शुरू हो जाती है इमीडिएटली। इसीलिए एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ हेल्प नहीं करने वाला है आपको। अब एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, तो एक स्टार्ट डेट रखो अपने लिए। स्टार्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट डेट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट डे मंडे को शुरू करेंगे कि नेक्स्ट मंडे या वॉट एवर। ज़रूरी नहीं है कि कल से करो। पिक अ स्टार्ट डेट, डजेंट मैटर कि वो कल से है या 2 हफ्ते बाद है या 2 महीने। मेरे केस में 2 महीने बाद की स्टार्ट डेट उठाई थी मैंने। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे करना कुछ है, उस दिन के बाद मैंने 2 या ढाई महीने लगाए होंगे स्टार्ट डेट के लिए, जो मेरी स्टार्ट डेट थी।
तब तक मैं बाकी चीज़ों में लगा हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट कर चुका था मैं, और स्टार्ट डेट फिक्स हो चुकी थी। तो स्टार्ट डेट पिक करना इज़ वेरी क्रिटिकल। कि मैं उस टाइम पे अराउंड 300 पाउंड्स था, विच इज़ अबाउट 137 केजीज़। मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है, वो मेरा पर्सनल टारगेट है जो अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। मैंने 67 केजीज़ विच इज़ अबाउट 150 पाउंड्स, 147 पाउंड्स टू बी एग्जैक्ट, समथिंग इन दैट रेंज। तो मैंने 67 केजीज़ अपना टारगेट रखा है। तो टारगेट रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा कि टारगेट रखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, लेकिन मैं अभी एक थोड़ा सा बता देता हूँ। टारगेट से क्या होता है ना कि आपको एक गोल मिल जाता है कि ये मेरा फिनिश लाइन है। जब अगर आपने एक टारगेट नहीं रखा है ना, तो शुरू करके आपको समझेगा ही नहीं कि अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ और कब तक करूँगा मैं ये। और मेरे केस में स्पेशली क्या हो गया था कि 140 वेट को लेके मेरे को 67 लाने का अगर मेरे को नहीं पता होता, तो 140 को तो मैं 120 तक लाता, तो भी मुझे लगता कि मैं जीत चुका, वन वॉट एवर आई वुड हैव वन बाय देन। लेकिन एक टारगेट रखना, अब टारगेट ऐसे होता है, टारगेट रखना भी ईजी नहीं होता। मैंने जब 135 के अराउंड था सितंबर में जब शुरू किया था, तो मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करता था, और टारगेट मेरे को लगता था कि प्रॉबेबली मेरा टारगेट होगा, अगर 100 के नीचे आ गए तो बहुत है। लोगों को तो 100 भी बहुत ज़्यादा लगता है, बट मुझे लगता था कि 100 भी टच कर दिया या 105 भी रह गए ना तो बहुत है। बट उस दिन न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला अरे 100 क्या, 78 भी पहुंच जाएगा तू तो, 80 के नीचे कर देगा तू तो। जबकि मैंने उस दिन तक एक पसीना नहीं बहाया था, ना मैंने खाने का कुछ किया था, लेकिन उसने जस्ट बोल दिया और मैंने अपने दिमाग में डाल लिया था कि अच्छा ये ऐसा कह रही है तो मे बी इट इज़ पॉसिबल। बट खुद में बिलीव नहीं करता था, लेकिन मैंने अपने लिए एक टारगेट रख लिया था कि मेरा टारगेट 147 पाउंड है, विच इज़ 67 केजी। अब वो टारगेट रखने का एक मेरा पर्सनल रीज़न भी है जो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता कि 147 ही क्यों उठाया था मैंने, वो कभी और शेयर करूँगा सबके साथ। लेकिन टारगेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे बाद का किया हो या 2 हफ्ते या 2 महीने, कभी भी वो स्टार्ट डेट जब डिसाइड किया आपने, आज से लेके तब तक जितनी मस्ती करनी है कर लो, जो करना है। अगर मेरे स्पेसिफिक केस में जैसे मुझे वज़न कम करना था, लेकिन स्टार्ट डेट अब 2 महीने बाद थी, मैंने पेल के खाना खाया। जो भी चीज़ें मेरे मन को आती थी कि ये भी खाना है मुझे, वो भी, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, मैंने सब खाया। क्योंकि मैंने दिमाग में रख रखा था कि मेरी वो स्टार्ट डेट है, और उस दिन के बाद मैं ये सब नहीं खाऊंगा। तो मुझे चाहिए था, और मुझे क्योंकि मैं 140 पे था और मैंने अनरियलिस्टिक गोल भी एक अपने दिमाग में रख लिया था कि 67 केजीज जाना है मुझे, तो मुझे था कि पता नहीं अब ये कब पहुंचूंगा, क्योंकि इन जनरली लोग कहते हैं कि महीने में 3-4 किलो वेट लॉस इज़ अ गुड टारगेट टू अचीव। तो मुझे था पता नहीं अब कितने महीने लगेंगे और कब वापस मैं ये सब चीज़ें खा पाऊँगा। तो मैंने फिर सब कुछ खाया, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैंने कितना खाया होगा उस दिन से, जब मैंने एक टारगेट सेट कर लिया था लेकिन स्टार्ट डेट आई नहीं थी मेरी। बहुत मस्ती की, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर उसके बाद ना, और वो गिल्ट फ्री करना, क्योंकि उसके बाद क्या है, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको क्रेविंग या वो सब, मेरे केस में मैंने वो क्रेविंग का फंडा ही हटा दिया था। मेरे को था कि मैं पहले इतना खा लूँ कि फिर बाद में मेरे को ये चीज़ें ना कुछ महीने तक नहीं भी मिलेंगी तो मैं याद ही नहीं करूँगा, मेरे को क्रेविंग भी नहीं होगी। तो इंडल्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मेरे केस में था, क्योंकि आदतें रातों रात बदली नहीं जाती हैं। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है वो एक बार अपने मन की कर लो, लेकिन शुरू जब करोगे तब रियलाइज़ करना है कि ये सब इसके बाद नहीं चलेगा। तो इसलिए शुरू होने से पहले ऐश कर लो जितनी करनी है। सपोर्ट सिस्टम इज़ फ्रेंड, फैमिली, ट्रेनर, कोच, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी नाम से आप कह लो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप चैट्स, जो भी आपको लगे। मेरे केस में मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम बना लिया था कि जो भी मेरा प्लान मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया था, वो पूरा हम लोगों ने एक पेपर प्रिंट आउट लेके क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर पे चिपका दिया था, और घर वालों को, मैंने मॉम को और अपनी वाइफ को बता दिया था कि मुझे ये चीज़ें इस टाइम इस दिन चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप, जैसे ही आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन करोगे तो वो, इवन दो दे ट्राई टू कीप इट सिंपल, बट इट एटलीस्ट फॉर मी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि
हमें आदत है कि दिन में 3 या 4 बार खाने का और बीच में कुछ भी जाके उठा के खाने का, और जैसे ही आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ज्वाइन करोगे तो वो आपको एक प्लान दे देंगे कि हर 2 घंटे में ये खा रहे हो, या वॉट एवर प्लान दे वर्क विद। मेरे केस में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था मुझे, लेकिन फिर वो घर वालों के साथ मैंने बना लिया था कि मॉम और जो मेरी वाइफ हैं, ये दोनों खाने का मेरे को जो एग्जैक्ट मुझे चाहिए होता था, और वो सब ये लोग पूरा सपोर्ट करते थे। और फिर डैड को मैं बताता रहता था कि अब मेरा शुगर इतना है, इतना नहीं है, तो वो भी अपने पॉजिटिव कमेंट्स और वो सब चीज़ों में सपोर्ट करते रहते थे कि होगा होगा, तू करता रह। और फिर एक फ्रेंड है मेरा, आई डोंट नो मैं उसका नाम ले सकता हूँ नहीं, इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल और नॉट, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया था। तो मैं उसको ना लिटरली एवरी डे अपना व्हाट्सएप पे बताता था कि अब मेरा ये है, मैं स्क्रीनशॉट्स भेजता रहता था कि मेरा ये हो गया, अब मैं आज ये है, मैं अपनी प्रोग्रेस लिटरली एवरी डे उसको बताता था। और वो फिर सिर्फ पॉजिटिव बातें करता था, वो कुछ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने जैसी बातें नहीं करता था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, ऐसे लोग आपके अराउंड होने चाहिए जो आपको क्वेश्चन नहीं करें, आपको फोकस रखने दें। मेरे केस में मैंने वो देखा है कि मैंने मेरे स्मार्टफोन पे मैंने एक वेइंग स्केल ले ली थी जो ब्लूटूथ से सारा डेटा एक ऐप में ट्रांसफ़र कर देती थी मेरे फ़ोन में। और वो सारे आप लोगों ने स्लाइड्स भी देखे हों, ग्राफ जो देख रहे हो कि गिरते हुए, वो सब ट्रेंड मैंने मैनुअली कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वो वेइंग स्केल पे खड़ा हो जाता था और वो ऐप ऑन कर लेता था। तो जैसे ही वेइंग स्केल अपना सारा डेटा क्रंचिंग करती थी, उसके बाद वो सारा डेटा मेरे ऐप में ट्रांसफ़र कर देती थी जो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल था। और फिर भले ही वो ऐप की एक्यूरेसी कुछ चीज़ों के लिए 100% एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ कि वो जो ट्रेंड लाइन है, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन दी एक्चुअल नंबर। अगर वो ट्रेंड लाइन बोल रही है कि फैट परसेंटेज जा रहा है नीचे और बॉडी फैट कम हो रहा है एंड ऑल, मुझे वो ट्रेंड वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी एक्चुअल नंबर इनिशियली। तो वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप वीडियो बनाओगे, फ़ोटोज़ अपने खींचोगे, पूरी जर्नी अपनी ट्रैक करोगे, तो वो सब जितना करोगे उतना ही कम है। मेरे केस में मैंने एक चीज़ नहीं करी थी जो एक्चुअली कर लेनी चाहिए कोई भी इस तरह की जर्नी करने में, कि आपको अपने फ़ोटो वीडियो एवरीडे बनानी चाहिए। मैंने अपना फर्स्ट डे एक बनाया था बी एक पॉइंट पे जब मैं बहुत ही एक्सट्रीम में चला गया था, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कभी, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं करता था कि मैं अपने अनरियलिस्टिक गोल तक पहुंच पाऊंगा। तो काफ़ी मेरी जर्नी हो चुकी थी और वो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता गया था कि फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि मुझे फ़ोटो और वीडियो बना लेने चाहिए थे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जितना करोगे उतना ही कम है, बाद में रियलाइज़ होगा कि और कर लेना चाहिए था। अब आपने इंडल्ज भी कर लिया, अपने आप को मस्ती भी कर ली है, सब उल्टा सीधा खा चुके हो। अब आती है स्टार्ट डेट। इस डेट को मिस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने स्टार्ट डेट को मिस नहीं करना। एक तरीका होता है ना मिस करने का, आप सबको बता दो आपका जो भी प्लान है कि मैं फ़लानी डेट को शुरू कर रहा हूँ, वो आप सबको बता दो, अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम को बता दो कि फ़लानी तारीख से मैं कर रहा हूँ। तो कम से कम उससे क्या होता है कि एक तो सबको पता है कि आप कर रहे हो, और आप पे भी ना एक तरह से आप एक टारगेट पेंट कर लेते हो अपने ऊपर, अपने बैक पे, कि अब मैं बोल चुका हूँ तो अब भाई की इज्जत का सवाल है और अब तो करना ही पड़ेगा ये। और स्टार्ट डेट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि स्टार्ट डेट अगर आपको 2 महीने के बाद भी रखनी है, अगर आपको लगता है आप 2 दिन बाद रेडी नहीं हो, इट इज़ ओके, लेकिन जो भी स्टार्ट डेट रखो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने वर्ड पे रहो और स्टार्ट डेट पे शुरू करो, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि वो मिस होगा तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। और मोस्टली मुझे लगता है कि कई बार मैं भी वेट लॉस में फेल इसलिए होता था, या मेजॉरिटी लोग होते हैं क्योंकि वो हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट द वे टू अटैक दिस प्रॉब्लम। तो स्टार्ट डेट कभी मिस नहीं करनी चाहिए। में जो भी आपने पहले प्लान बनाया वो एकदम फॉलो करना आना चाहिए आपको। अगर आपके डाइटिशियन ने बोला है कि ये आपका टाइम टेबल होगा खाने को लेके, या आपको लगता है कि ये आपका एक्सरसाइज स्केड्यूल होगा,
जो भी प्लान बना चुके हो वो प्लान पे स्टिक करना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं कभी चेंज करना, क्योंकि आदतें बनने में भी टाइम लगता है, बुरी आदतों को छोड़ने में भी टाइम लगता है, और वो छोड़ने का तरीका बस एक ही है कि एग्जीक्यूट करो, जो प्लान बना चुके हो उस पर स्टिक करो टू द टी। और अगर आपने अगर आपके लिए वर्क करता है कि सुबह 5 बजे उठ के ट्रेडमिल कर सकते हो या जो भी एक्सरसाइज आपको ठीक लगे, मेक श्योर हर दिन 5 बजे उठो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मन नहीं भी कर रहा है ना किसी दिन, तो भी उठो 5 बजे और जाओ अपना जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आदत बनने में भी 30 दिन लगते हैं कम से कम, और एक बुरी आदतें एक्वायर करने में बहुत जल्दी हो जाती है। तो एक बार जो भी प्लान बना लिया है उसको एग्जीक्यूट एकदम अच्छे से ट्रीट इट एज इफ कि वो एक आपका जॉब है, और मैनेजर है कोई आपके पास जो आपको हर दिन बम्बू करेगा बैठ के, नहीं तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लान का। अब एक बार एग्जीक्यूट करना शुरू किए तो कई सोर्सेज से आपको समझेगा कि लोग कहते हैं कि चीट मील होती है, चीट डे होते हैं, आपके पास खुद के पास भी अपनी एक्सक्यूजेस होंगे। मेरे केस में मैंने कभी भी 5.5 महीने में एक भी चीट मील नहीं लिया, पूरे 5.5 महीने में। उससे क्या होता है ना कि आपकी जो आदत है वो आदत चलती ही रहती है। बीच में मेरे केस में क्या था, मुझे डर लगता था कि यार गलती से भी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 5 दिन या 10 दिन मैं अपनी आदतों में पड़ रहा हूँ और सब अच्छे से कर रहा हूँ, और छठे दिन या 11वें दिन जाके मैं कुछ खा लूँ, तो मुझे वो पर्सनली डर लगता था कि यार ऐसे ना हो कि जो आदतें बनाई हैं वो सब टूट जाएं। तो इसीलिए ना चीट रखी मैंने, ना चीट डे था, ना चीट मील थी, ना ही कोई एक्सक्यूज़। तो एक्सक्यूज़ का भी ऐसे रहता है कि एक पॉइंट पे ना मैं ट्रेडमिल पे इतने सालों बाद चढ़ा था और मेरा वज़न भी इतना ज़्यादा था, तो ट्रेडमिल पे करते करते धीरे धीरे मेरे पैरों की मसल्स पेन होना शुरू हो गई थी, और एक पॉइंट पे इतना पेन हो गया था मैं बता नहीं सकता कि मैं बेड पे भी नहीं लेट पाता था, मेरे पैरों पे पूरे टाइम आइस पैक रहता था, मैं ऑफिस भी जाना बंद हो गया था, घर से ही काम करता था बेड पे बैठा बैठा ही। और ऑफिस में सबको मैंने बताया था कि मेरे पैर में दर्द होता है, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, मैं लेट भी नहीं पाता था बिना दर्द के। लेकिन जैसे ही जो मेरा प्लान होता था कि 5 बजे मुझे ट्रेडमिल पे जाना है, पेन और नो पेन, मैं वो 5 बजे हर दिन जाता था। कभी भी मैंने एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं ट्रेडमिल छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं छोड़नी थी। और उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे धीरे, और मुझे एक दिन मेरे एक दोस्त ने बोला, क्योंकि वो जो सपोर्ट सिस्टम है तो वो दोस्त लोग काम आते हैं, तो दोस्त ने बोला मुझे कि ये जो पेन हो रहा है ना ये अच्छा पेन है, तेरी मसल्स कभी भी तूने इनको पुश नहीं किया और अब ये पेन हो रहा है, तो तू एग्जर्ट मत कर अपने आप को, लेकिन करता रहे, धीरे धीरे कर, अपने आप को पुश ज़्यादा मत कर, लेकिन आदत मत छोड़, और ये जो पेन है ये एक दिन चला जाएगा। जो कि हुआ। बाद में ऐसे हो गया, ये पेन 2 महीने तक रहा था मेरा, लेकिन मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया था, और मेरा ऐसे रहता था कि ट्रेडमिल पे चढ़ने की भी ताकत नहीं होती थी मेरे पास, और उतरने की भी ताकत नहीं होती थी पैरों में मेरे। लेकिन एक बार ट्रेडमिल पे चढ़ा तो धीरे धीरे मैं अपनी जो भी मेरी स्पीड हुआ करती थी उस पर मैं चलने लगता था, और फिर कभी कभी कोई दिन होता था जब दर्द नहीं फील हो रहा था ट्रेडमिल पे, तो मैं थोड़ा सा जॉग भी कर लेता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ना चीट मील करी मैंने, ना कोई एक्सक्यूज़ दिया, क्योंकि जो फोकस रहता है ना वो टारगेट पे फोकस हमेशा बना रहना चाहिए। तो अब प्लान क्या था मेरा? प्लान क्या सिर्फ खाने का रहता है, या सिर्फ एक्सरसाइज रहता है, या दोनों रहता है, या और भी कुछ रहता है? तो मेरे केस में प्लान में सब कुछ था। मेरा खाना जो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने प्लान करके दिया था, और एक्सरसाइज जो उसने न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि हर दिन 45 मिनट्स एटलीस्ट हर दिन थोड़ा वॉक करना, ब्रेस्ट वॉकिंग अगर कर सके तो वो करना, भाग तो नहीं पाएगा 135 kg का आदमी, लेकिन मेरे को मेरी बॉडी का पता था, तो मैं थोड़ा बहुत जॉग भी कर लेता था, थोड़ा स्प्रिंट भी मारता था, बट ऑब्वियसली ज़्यादा देर मेरी सांस नहीं टिक पाती थी, अभी भी नहीं टिक पाती है, लेकिन अब पहले से तो खैर बहुत बेटर है। अब मैं मतलब डिसेंट स्पीड पे थोड़ी देर जॉग कर पाता हूँ। लेकिन अ, जो भी, तो मेरे प्लान में और क्या क्या था कि
खाने का था, एक्सरसाइज रूटीन था, सोने का रूटीन था, ऑफिस काम करने का रूटीन था, और ये रूटीन मैं बिल्कुल भी नहीं हिलाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में कुछ काम होते हैं, ये वो सारे इग्नोर करके मैं अपने स्केड्यूल पे हमेशा रहता था। रहता है कि आपको ना ओपन और ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और वो ओपन ऑनेस्टी ना आप सबके साथ खुद के साथ तो रखना ही चाहिए, लेकिन अपने सपोर्ट सिस्टम और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ रखना पड़ता है, क्योंकि इनएविटेबली लोग आपको बुलाएंगे खाने पे या डिनर पे या पार्टीज़ में। तो अगर आप ऑनेस्ट ओपन रहोगे ना सबके साथ कि देखो ये कर रहा हूँ मैं, और मुझे इसमें ये करना पड़ रहा है, तो लोग भी समझते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। भले ही आपको लगता है कि शायद नहीं करेंगे, लेकिन जब आप ऑनेस्टली बताओगे, तो मेरे केस में मुझे सपोर्ट मिलता था। तो फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त अगर मुझे कभी बोलते थे कि तेरे पेरेंट्स आए हुए हैं यूएस, तो तू डिनर पे हमारे यहाँ ले आओ उन्हें, तो मैं उन्हें पहले ही बता देता था कि देखो मैं ले तो आऊँगा, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊँगा, और मुझे खाने की बात भी नहीं करना, और ना मुझे खाने की टेबल पे बिठाना। वो मैं अपने हिसाब से करके आता हूँ अपना खाना, और मैं अपना खाना घर पे ही खाता था, या जो भी नहीं भी खाता था। लेकिन मैं आऊँगा, सबसे मिलूँगा, लेकिन खाने की बात नहीं करना मेरे से। और वो सब लोग रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि सबको पता ही था ऑब्वियसली कि वज़न इस ये ओबीज़ कैटेगरी में है। तो मैं कई बार अपने दोस्तों के यहाँ भी खाना लेके गया हूँ, या उनके बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में मैं अपना खाना लेके जाता था। मैं कभी भी चीट तो मैंने किया ही नहीं। मेरा जो भी प्लान रहता था खाने का, मैंने हमेशा वो प्लान पे स्टिक किया है, और दोस्तों को बता भी देता था कि देखो तुम तो जो खाना बाकियों को खिला रहे हो खिला लो, मैं तो अपना खाना लेके आऊँगा। तो वो ऑनेस्टी भी हेल्प करती है। फिर एक और चीज़ होती है, टू कीप इट सिंपल। अब क्या होता है, वेट लॉस या कोई भी इस तरह की जर्नी में सबके पास अपना एक ओपिनियन होता है। हर आदमी से जिनको तुम बताओगे, सबके पास एक ओपिनियन रहेगा। अगर आप कोई जिम जाने वाले बंदों से बात करोगे, तो बताएंगे कि कैसे वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, या कोई आप रनर से पूछोगे तो बोलेगा दौड़ना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए। फिर हर आदमी के पास अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपनी नॉलेज के हिसाब से एक ओपिनियन रहता है। मेरे केस में क्या था कि वो ओपिनियन सब देते थे मुझे, लेकिन मैंने ना सिंपल रख रखा था कि मुझे उस टाइम पे ना ये फ़र्क पड़ता था कि मेरे को फैट बर्न कर रहा हूँ या मसल लूज़ कर रहा हूँ, या मैं वेट लिफ्टिंग करूँ, या सिर्फ ट्रेडमिल करूँ, या दोनों करूँ, या कुछ और करूँ। मुझे बस ये था कि जो मेरे प्लान में मैं कर सकता हूँ बिना चीट किए, और अ, अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट माइंड को, क्योंकि मेरा माइंड ना सिंपल चीज़ों में ज़्यादा काम करता है। अगर आप मुझे एक चीज़ दे दो, बोलो कि ये हर दिन करना बैठ के, मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि मैं उसको उस पॉइंट तक करता जाऊँगा जब तक मेरे को लगेगा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया, और फिर आप ही बोलोगे कि अब ये मत कर, अब ये कर। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि ये भी करना चाहिए, ये भी चीज़ों का ध्यान दे, वो भी ध्यान दे, मेरा माइंड टोटली स्क्रू अप हो जाता है, फिर मुझसे नहीं होता। तो हमेशा कीप इट सिंपल। एक और चीज़ होती है, जब आप सिंपल रखते हो ना, तो एक चीज़ मैं ध्यान रखता था। अगर कोई चीज़, अगर कोई प्लान, अब प्लान भी ऐसा रहता ना, अगर आपने पहले दिन एक प्लान बनाया था, तो 5वें महीने तक वो प्लान भी नहीं रहता। बीच बीच में आप थोड़ा वेरिएशन करते रहते हो, अपने एक्सपीरियंसेस से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते रहते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं करता था कि अगर कोई एक चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा हूँ और पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और अगर उससे मुझे प्रोग्रेस दिखती थी वेट लॉस में, मैं उसे टच भी नहीं करता था। मैं चुपचाप करता रहता था अनटिल मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में हिट करता था। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, उसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं, मैं लिटरली आई यूज टू गो टू द पॉइंट ऑफ मिल्किंग द काउ, कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट ब्रोकन, डोंट टच इट, जस्ट लेट इट डू इट्स जॉब। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। ऊपर से क्या होता है कि मेरे केस में ऐसा था कि वज़न 140 था और टारगेट 67 था। अगर मैं पहले दिन 140 से 67 का सोचता, तो इट वाज अबाउट 73 केजीज वेट लॉस। 73 सुन के फिर वो माइंड ऐसे काम करता है कि अच्छा 73 डिवाइड बाय 4 इज़ ऑलमोस्ट व्हाट 18, लिटिल ओवर 18, मतलब 18 महीने से भी ऊपर। और ये सब आपको माइंड बहुत अलग अलग कैलकुलेशन करना शुरू हो जाता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि मैं अपने टारगेट कैसे पहुंचूंगा,
थिंक अबाउट 1 डे एट अ टाइम और मे बी 1 आवर एट अ टाइम, क्योंकि जो भी जर्नी है ना वो ईजी नहीं होने वाली है। आप जितना स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस में उसे ब्रेक डाउन कर दोगे और उन पीसेस को अच्छे से मैनेज कर लोगे तो इवेंचुअली एवरीथिंग विल कम टुगेदर एंड गेट यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग कि अच्छा मैं 1 महीने बाद मेरा वज़न क्या होगा या 4 महीने बाद मैं पहुंचूंगा या नहीं, डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट। थिंक अबाउट 1 डे एट अ टाइम और इवन स्मॉलर देन दैट। मैं डे टू डे करता था, कभी कभी तो मैं मील टू मील सोचता था कि अच्छा ठीक है अभी भूख लग रही है या अभी मैंने ये खा लिया है, अब नेक्स्ट मील तक मैं कैसे पहुंचूंगा अपने, या जो भी मैं कर रहा था उस टाइम पे। तो कीप इट स्मॉल, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ। फिर एक और होता है कि इनवेरिएबली आपकी जर्नी में कभी कभी आप अपने आप को ज़्यादा पुश करोगे। मैंने अपने आप को एक एट सम पॉइंट पुश भी बहुत कर देता था अपनी बॉडी को। तो कई बार क्या होता है कि बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती और ऐसे टाइम पे आपके पास चीट शीट होनी रेडी होनी चाहिए, और वो भी मैं जर्नी में ही फिगर आउट किया था। चीट शीट में क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसे फूड आइटम्स फॉर एग्जांपल फिगर आउट करने पड़ते हैं कि अच्छा जिनसे थोड़ा लगे भी कि खा लिया लेकिन कैलोरी भी आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो बॉडी को, क्योंकि यू वांट बॉडी टू कीप बर्निंग इट्स फैट। तो चीट शीट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में जैसे मैं शुगर अगर लो होती थी तो मुझे पता था कि मैं कैसे अपना शुगर हाई कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे वीकनेस आ रही होती थी तो मैंने कुछ फूड आइटम्स ऐसे रहे अपने, लिस्ट थी मेरे पास एक चीट शीट कि मैं ये चीज़ें खाऊंगा तो इनसे बहुत हार्म भी नहीं होगा और मैं अपने प्लान से भी डिविएट नहीं होऊंगा भले। क्योंकि क्या होता है कि आप एक दिन वो प्लान बहुत दिन जब करते हो तो बीच बीच में आप थक जाते हो, बोर्डम आने लगता है, कभी कभी रिजल्ट्स एवरी डे नहीं दिख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा अब मैं 3-4 दिन से या एक हफ्ते से कर रहा हूँ और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ कटिंग द प्लान कम्प्लीटली, इट्स बेटर टू हैव अ चीट शीट। तो थोड़ा सा आपने कुछ अपने आप को दे दिया, कोई फॉर एग्जांपल आप फिग खा लिए या वॉलनट खा लिया कुछ थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, या मखाने खा लिए या शहद खा लिया, कुछ भी खा लिया जो भी आप अपने लिए चीट शीट बना सकते हैं, या कोई फ्रूट खा लिया, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन चीट शीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चीट शीट इज गोइंग टू हेल्प यू कम बैक टू योर प्लान। इट विल मेक श्योर कि आप अपने प्लान से डिविएट नहीं होगे। हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है महाभारत का, अर्जुन। तो बेस्ड ऑन हिज कैरेक्टर एक चीज़ कहते हैं कि नेवर लूज साइट ऑफ योर टारगेट। जो भी आपने टारगेट अपने लिए बनाया है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, कीप टेलिंग योर सेल्फ, कीप फाइंडिंग वेज टू रिमाइंड योर सेल्फ। वो आप सपोर्ट सिस्टम से यूज़ कर सकते हो, कहीं आप दीवार पे कुछ लिख सकते हो, कोई भी तरह का पोस्टेड नोट लगा सकते हो, एक डेली रिमाइंडर लगा सकते हो, अपने दिमाग में सोच सकते हो। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू मेक श्योर यू हैव योर आइज ऑन टारगेट। लेकिन क्योंकि टारगेट बनाना एक बात होती है लेकिन उसको हमेशा अपने आप को रिमाइंड करना एक और बात होती है, क्योंकि आप कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है विदाउट हैविंग अ चीट और एक्सक्यूजेस। और उस टाइम पे टारगेट, और कई दिन ऐसे होता है कि मोटिवेशन एकदम डाउन होता है, एनर्जी नहीं होती है बॉडी में, उस दिन आपका टारगेट आपको लिफ्ट करता है कि अच्छा मैं अभी तक अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा हूँ। तो टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। इन दी एंड आप अपने फॉलो कर रहे हो जो भी प्लान आपने बनाया था, टारगेट पे भी नज़र है, आप थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी ले रहे हो। इन द एंड व्हाट मैटर्स इज फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू डू इट एनीथिंग, एंड द ओनली वे टू डू समथिंग फॉर लॉन्ग इनफ इज टू incorporate those changes into your lifestyle। तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया अपना अराउंड हाउ योर प्लान है सपोज टू वर्क, कि अगर आपको लगता है कि कम खाना खाऊंगा या ये टाइप का खाना मैं अवॉइड करूंगा, ये टाइप की चीज़ें मैं अवॉइड करूंगा, उनको ना सिर्फ प्लान के ड्यूरेशन तक नहीं करना चाहिए, उसको अपनी एक लाइफस्टाइल बना लो कि मुझे अगर ट्रेडमिल पे दौड़ना है या ये फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं तो उनको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लो। तो जैसे लॉकडाउन हुआ, मैंने लॉकडाउन में पूरे टाइम, लॉकडाउन जिस दिन से हुआ और आज तक, मैंने एक भी दिन नीचे जाके अपना मॉर्निंग वॉक, जॉग, रन, जो भी आप कह लो,
मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया क्योंकि वो अब मेरी लाइफस्टाइल बन चुका है। खाने में भी मैंने जैसे पहले सुबह नाश्ते में हम लोग ब्रेड ऑमलेट खाते थे या मम्मी पोहे बना देती थी, पराठे बन जाते थे, पकौड़ियाँ बन जाती थी। अब वो सब मेरा जा चुका है और मेरे लाइफस्टाइल में अब ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स आ चुके हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आप करो उसको एक लाइफस्टाइल बना लो ताकि आपको भी वो फिर ऐसे ना लगे कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ करने से। इट जस्ट बिकम्स नेचुरल टू यू एंड योर बॉडी एंड योर सिस्टम। ये सब जो भी हम कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। तो अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। एक ही बार मिलती है ये, पुनर्जन्म, रीबर्थ, वॉट एवर, दूसरा प्लानट। डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट, लिव इन द प्रेजेंट। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप से प्यार करेंगे और अपने आप को प्यार करिए, क्योंकि ये टाइम लौट के नहीं आएगा। मुझे पहले लगता था कि जो प्रॉब्लम्स हमारे बड़ों को हैं, मेरे डैड को हैं या दादा दादी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे कभी नहीं होंगी, बट हुई। प्रॉबेबली उनसे ज़्यादा हुई, मेरे को और ख़राब लेवल पे हुई जाके। तो बट लव योर सेल्फ, ये टाइम लौट के नहीं आएगा। आपको जो लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपसे बड़ों को अभी हैं, आपको नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कल वो प्रॉब्लम्स आपको भी आएंगी। तो अगर आप अपने आप को प्यार करते हो तो आज को सुधार लो। कल के बारे में कल देखेंगे, बट आज जो है उसको, अपने आप को खुश रखो, आज के बारे में वरी करना। और लास्ट है कि अगर फेल होते हो ये कोई भी स्टेप, क्योंकि ये जर्नी मेरे केस में तो बहुत लंबी थी। कई लोगों को 5 किलो 10 किलो कम करने होते, मुझ जैसों को 50 60 70 किलो कम करने होते। तो जर्नी लंबी हो जाती है। तो चांसेस है कि यू माइट फेल एट सम पॉइंट। यू विल फील कि आप फेल हुए अपने प्लान में या ओवरऑल ही फेल हो गए। इफ़ यू फेल, स्टार्ट इट अगेन। फिगर आउट कि आपने कहाँ गलत किया, किस पॉइंट पे आपने गलत किया। अपने प्लान को फिर से रीवैल्यूएट करो। ये जो भी हमने डिस्कस किया इसको रीवैल्यूएट करो कि मैं कहाँ गलत गया था लास्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होने देना। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार पहले भी वेट लॉस करने का ट्राई किया था और मैंने एक महीने में कुछ 1 डेढ़ महीने में मैंने कुछ 10 12 किलो 10 किलो तक कम किए होंगे। और फिर एक दिन फ्रेंड के यहाँ चला गया मैं, उसकी शादी की पार्टी में। उसने खाना बफे सर्व कर रहा था, वो उसने ऑफ़र किया, मैंने खा लिया। और उस दिन से वो डाउनहिल मेरा शुरू हो गया था, क्योंकि फिर मैं खाता ही गया और फिर जो भी मैंने वज़न लूज़ किया था वो मैंने वापस गेन कर लिया था। तो मैंने अपनी उस गलती से ये सीखा था कि जो भी मेरा प्लान है मेरे को वो ब्रेक नहीं करना है। मैं अपने प्लान से डिविएट नहीं हो सकता हूँ। तो जब मैंने इस बार जब ये शुरू किया था पूरा जर्नी अपना, तो मुझे वो मेरी गलती पता थी। तो उस वजह से भी ये काफ़ी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो इन्फ्लुएंस हुए उस गलती से भी मेरे, उस गलती की लर्निंग से। कि मैं फिर अपने सारे फ्रेंड्स को बताने लगा था कि देखो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे यहाँ, बट मैं अपना खाना लेके आऊँगा या मैं नहीं खाऊँगा बिल्कुल भी तुम्हारे यहाँ बैठ के। मैं अपने घर में आके अपने कंफर्ट में बैठ के खाऊँगा, जब मुझे पता है कि मैं ही हूँ और सिर्फ मेरे थॉट पे कंट्रोल है। क्योंकि भीड़ में क्या होता है कि आपको लगता है अच्छा बाकी खा रहे हैं, उनके साथ बात करने में और मस्ती करने में आप कभी कभी ओवर ईटिंग भी कर जाते हो। तो मुझे पता था कि ये गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, तो सेकंड टाइम मुझे करना नहीं था। और फिर फर्स्ट टाइम मैंने उतना ट्रैक भी नहीं रखा था अपना बॉडी के मेजरमेंट्स को और नंबर्स को। तो इस बार मैंने फिर वो भी एक गलती अपनी सुधारने की कोशिश की थी। तो जो भी आपकी जो जर्नी होगी उसमें आप गलतियाँ बहुत करोगे, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इसकी आप उन गलतियों से सीखते क्या हो और नेक्स्ट टाइम आप कैसे फिक्स करते हो। तो अगर आप कहीं भी गलती करते हो एट एनी पॉइंट, स्टार्ट अगेन। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। और जब तक आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंचोगे, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ डिटेल्स ऑब्वियसली जो लोगों को इंटरेस्ट होगा कि मैं क्या खाता था, कितना एक्सरसाइज करता था।
तो खाने में ऐसे था कि मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे कुछ प्लान बताया था, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन गिव हर नंबर, मे बी आई कैन इवन शेयर कि मेरा क्या था। न्यूट्रिशनिस्ट से एक जो मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी कि मेरा जो ग्लूकोज लेवल था, जो A1C मेरा ऑलमोस्ट 8-9 चल रहा था उस टाइम पे, फास्टिंग शुगर 200 के अराउंड चल रही थी मेरी। तो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने की वजह से, उसका नाम सुनीता है, सुनीता है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू हर कि उनकी वजह से मुझे रियली गाइडेंस मिली कि कैसे मैं कुछ चीज़ों को खाने से कट आउट कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ और बिना एक भी दवाई खाए। मैंने ना कोई सप्लीमेंट लिया, ना मैंने कोई दवाई खाई, बिना कुछ खाए विद इन आई थिंक 2 या 3 हफ्ते में मेरा शुगर, फास्टिंग शुगर फ्रॉम 200 केम टू लेस देन 100। और वो तभी पॉसिबल था कि वो उनकी गाइडेंस की वजह से। तो एक तो वो बहुत हेल्प किया था मुझे। उनका आइडिया था कि यार वेट लॉस, तो क्योंकि मैंने उनको जॉइन बोल के किया था कि मुझे वेट लूज़ करना है। उनका था कि वेट लॉस बाद में करेंगे, पहले तेरा शुगर कंट्रोल में लाते हैं, क्योंकि जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक वेट लॉस सही से नहीं होगा, तेरी बॉडी वेट लूज़ नहीं करेगी सही से। और उन्होंने मेरे कुछ नंबर्स चेक किए थे, मेरे ब्लड वर्क चेक किया था, जो मैंने शेयर भी किया वीडियो में शुरुआत में। और उन्होंने देखते ही बोल दिया था कि पहले ना तेरे सारे सप्लीमेंट्स बंद कर, दवाइयाँ बंद कर। और ऑब्वियसली मुझे वो अच्छा लगा था, क्योंकि मैं बहुत सालों से दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स ले रहा था और कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि दवाइयाँ सब बंद करेंगे, सब सप्लीमेंट्स बंद करेंगे, सिर्फ खाने और एक्सरसाइज से फिक्स करेंगे। और मुझे वो ऑब्वियसली अच्छा लगा था। तो हमने वो किया था। तो उनने 2-2.5 हफ्ते में मेरा शुगर एकदम नॉर्मल कर दिया था। और फिर मैं उस वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि यार अब अगर शुगर को बिना दवाई के फिक्स हो सकती है मेरी, तो फिर वेट भी हो सकता है। उस प्रोसेस में भी शुगर तो फिर फिक्स हो ही रही थी मेरी, लेकिन वेट भी मैंने कुछ 3-4-5 किलो तक, आई थिंक 4 किलो तो 2 हफ्ते में मैंने कम किया था, 2-2.5 हफ्ते में। बट ऑब्वियसली उसमें से थोड़ा बहुत इनिशियली वाटर वेट भी रहता है ऑल। तो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दोज डिटेल्स, देयर आई एम नॉट द एक्सपर्ट। I don't know if anyone is expert, then they can share their experience with all of those technical details. लेकिन शुगर एक बार कंट्रोल आ गई थी और फिर वो काम करते करते उनका प्लान से पहले 1 महीने मेरे कुछ आई थिंक 7 या 8 किलो कम हो गए थे। तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। और फिर मुझे लगा था कि यार अगर मेरा वज़न ऐसे कम हो सकता है इनकी डाइट करके, तो क्यों ना मैं कुछ और क्योंकि मेरा टारगेट बहुत दूर था मेरे से, मतलब 100 kg का भी होना बहुत दूर था मेरे लिए। तो मुझे था कि यार जैन लोग एक चीज़ करते हैं, वो लोग एक महीने भर का वाटर फास्टिंग करते हैं, जिसमें वो लोग सिर्फ पानी पीते हैं। तो मेरी एक भाभी हैं, वो करती थी। उन्होंने एक बार किया था, वो करती तो नहीं, ज़्यादा नहीं, उन्होंने भी एक ही बार किया था। तो मैंने उस दिन उनसे फ़ोन पे बात की थी, उन्हें बताया नहीं था कि मैं ऐसे करने वाला हूँ या सोच रहा हूँ करने का। लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि कैसे होता है। तो उन्होंने बताया था कि देख, पहले तो एक 4-5 दिन बहुत मुश्किल जाते हैं, सेकेंड हफ्ता में धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट करना शुरू करती है, और फिर बाद में आखिरी 2 हफ्ते आराम से कट जाते हैं। लेकिन अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है ये वो। तो मैंने वो सब पूरा किया था। लेकिन मेरे घर में ऑब्वियसली जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था, सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि यार तू कहाँ, थोड़े दिन पहले तक तू रुकता नहीं था खाना खाने से, और अब तू है कि खाना ही नहीं खाने की बात कह रहा है कि खाना ही नहीं खाऊंगा। तो मैंने सबको जैसे तैसे भी बोला था कि 30 दिन का वाटर फास्ट करेंगे। सबने कहा था कि 1 दिन कर, मेरी डाइटिशियन सुनीता ने भी कहा था कि 1 दिन का करके देख, 2 दिन कर ले, उससे ज़्यादा नहीं करना, फिर कर लेना 2 दिन, अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर वापस से 2 दिन करना, फिर 3 दिन करना, ऐसे ब्रेक्स में कर। समहाउ मैं बहुत मोटिवेटेड था उस टाइम पे, तो मैंने अपने दिमाग में बोल रखा था कि मैं 30 दिन करूँगा। और करते करते मैंने वो 42 डेज़ करा था। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी उसमें ऑलमोस्ट 15 या 17वें दिन सुनीता ने मुझे एक चीट शीट दे दी थी। दिस इज़ वेयर चीट शीट कम्स इन। वो चीट शीट ये थी कि उसने कहा था कि दिन में अगर तेरी एनर्जी लो फील होती है ना, तो एक काम कर, लंच और डिनर के टाइम पे 2 ग्लास गरम उबलते हुए पानी में नींबू, अदरक और शहद, ये तीनों
को डाल के पानी को उबाल और 2 ग्लास वो पी जा, या जितना भी पीना है। तो मैं उसको बहुत मीठा करता था, लेमनेड जितना मीठा करके पीता था, और पूरी 1 बोतल पानी पी जाता था, और गर्म एकदम उबलता हुआ। तो उससे क्या होता था कि एक तो मेरा शुगर अप हो जाता था इमीडिएटली। दूसरी चीज़ क्या होती थी मेरे केस में कि गरम चीज़ पेट में जाती थी, और इन द क्वांटिटी ऑफ 1 एंटायर बॉटल ऑफ वाटर। तो ऐसे भी लगता था कि पेट को लगता था कि खाना आ चुका है, तो माइंड भी ट्रिक होने लगा था मेरा। तो ऐसे करते करते मैंने ओवरऑल 42 डेज़ तक अपना ऐसे ही काटा था। और उसके बाद जैन लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ तो पार्टी हो जाती है। एक हफ्ते वो लोग थोड़ा सूप वूप पीते हैं, अपने आप को थोड़ा बॉडी को कूल डाउन करते हैं, खिचड़ी पे आते हैं धीरे धीरे, और फिर वो पार्टी करते हैं, या कुछ लोग पार्टी करते हैं, लेट्स से दैट। मैंने वो नहीं किया था। मैंने आधी कटोरी सैलेड पे शुरू किया था, आधी कटोरी फॉर लंच, और फिर डिनर के टाइम में थोड़े अखरोट और मखाने खा लेता था, बट ये पानी मैंने हमेशा रखा था। एक और चीज़, फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने फूड इनटेक बढ़ाना शुरू किया था, तो सुनीता ने मुझे सिखाया था कि कैसे आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने आप को पहले फ्रूट से फिल कर लो। तो 1 किलो फ्रूट खाता था मैं उस टाइम पे फॉर ब्रेकफास्ट। कटने के बाद जो प्लेट में आता है वो 1 किलो, नॉट बाज़ार से 1 किलो खरीद के लाए, कटने के बाद जो प्लेट में आएगा वो 1 किलो। और फिर सैलेड भी मैं आधा किलो खा जाता था खाने से पहले, दोपहर के लंच से पहले, और पानी भी पी लेता था। तो ऐसे करके अपने पेट को जितना इन हल्की चीज़ों में, लो कैलोरी चीज़ों में आप फिल कर सकते हो वो कर लेना चाहिए। और फिर जो भी घर में बना है वो थोड़ा खा लेता था मैं बाद में। दिस इज़ लाइक आफ्टर 2 ढाई 3 महीने हो चुके थे मुझे अपने वेट लॉस के प्रोग्राम में, तब तक मैं पूरे जोन में भी आ चुका था। और हर दिन का एक मैंने टाइम सेट कर रखा था कि सुबह जाऊंगा, ट्रेडमिल करूंगा, ट्रेडमिल से आके फिर मैं अपने आप को वे करता था। और वे में भी आपको, जब अपने आप को वे करते हो तो एक कांस्टेंट टाइम पे करना चाहिए हमेशा। पिक अ टाइम, लेट्स से 9 बजे, हर दिन 9 बजे अपने आप को वे करो, एंड कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे वज़न थोड़ा ऊपर नीचे होता, तो कई बार मुझे डिमोटिवेट करने लगता था। तो मैंने एक टाइम पिक कर लिया था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं दिन के उस टाइम पे एवरी डे अपने आप को वे करूँगा। तो उससे भी बहुत हेल्प होता था। और फिर ऑब्वियसली बाद में कपड़े जो कभी नहीं आते थे वो सब ढीले पड़ गए थे, ख़राब हो गए थे। जो कपड़े मैं पहनता था वो तो बेकार ही हो गए थे टोटल। नए कपड़े लेने दुकान में जाते थे तो ऑब्वियसली अच्छा लगता था। तो इस पूरे जर्नी में लेकिन एक बात थी कि मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत हेल्प किया था, फैमिली फ्रेंड्स इन सब ने तो बहुत हेल्प किया ही था। ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत तगड़ा था उस टाइम पे। लेकिन सुनीता की वजह से भी बहुत हेल्प हुआ था। वो बोलती रहती थी कि यार तू एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना दे, वीडियो बना दे। लेकिन मैं हमेशा करता था, हाँ सुनीता जी मैं एक बार टारगेट वेट पे पहुंचूंगा तो बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं टारगेट वेट पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी बना लेना चाहिए, ताकि मेरी जो बची हुई जर्नी है, दिस समहाउ आई डोंट नो व्हाई, बट दिस फील्स लाइक आई एम स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने थोड़ा खा पी के 1-2 किलो वज़न बढ़ा भी लिया अपना, तो अब मैं अराउंड 85 चल रहा हूँ। और अब मुझे फिर से, क्योंकि मेरा वो टारगेट ऐसा अनरियलिस्टिक सेट कर रखा है अपने दिमाग में, जो सबको लगता है अनरियलिस्टिक है, तो मुझे लगता है कि अब मैं आज से फिर से शुरू किया है। मैंने आज सिर्फ पानी पिया है पूरे दिन, बट वो सुनीता का चीट शीट तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज पूरे दिन मैंने 2 बार उसमें पूरे दिन पानी पिया, लेकिन 2 बार मैंने नींबू, अदरक और शहद का पानी पिया पेट भर के। तो वो सब है। तो करेंगे, देखते हैं 67 पहुंचेंगे कि नहीं। लेकिन ये वीडियो बना के मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ कि मैं फिर से अपने पीछे टारगेट पेंट कर रहा हूँ, और आप सबको बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट 67 है। तो अब वो भाई की इज्जत की भी बात आ चुकी है, तो विल हैव टू डू दैट, लेट्स सी।